नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव अग्रवाल है। आप सबका दिल से धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज हमारी चर्चा का मूल विषय है सर्कुलर नंबर 8 जो रिजर्व बैंक ने 27 मई 2024 को रिलीज़ किया है। आइए इस बारे में बिना समय को व्यर्थ करें डायरेक्टली इसके मेन कंटेंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 से शुरू करते हैं। इन टर्म्स ऑफ द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शंस, FFMCs और ED2 may obtain their normal business requirements of foreign currency from another FFMC। ये बात पहले भी इसकी बिल्कुल सेम बात थी। पहले पैराग्राफ पैरा 12 में वाली बात लिखी हुई थी, आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस ऑन मनी चेंजिंग एक्टिविटीज़। अभी भी ये बात लिखी गई है तो बिल्कुल सेम बात है। इसमें तो सिर्फ इतना सा बोला गया है कि एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर अपने जीवन ज़रूरतों के लिए जो बल्क परचेज कर सकता है किसी अन्य फॉरेन एक्सचेंज डीलर से। दूसरी बात इसमें बोली गई, फर्दर देर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कीप द बैलेंसेज ऑफ फॉरेन करेंसी टू अ रीजनेबल लेवल टू अवॉइड द एक्यूमुलेशन ऑफ आइडल बैलेंसेज। अब इसका मतलब है कि आप अपने यहाँ पे उतनी ही करेंसी रखेंगे स्टॉक में जितने की आपको ज़रूरत है, जितनी आपकी करेंसी बेचने की क्षमता है, या जिसको रीजनेबल लेवल बोला जाता है। रीजनेबल लेवल कहीं भी डिफाइंड नहीं है, और रीजनेबल लेवल हमारे ओपिनियन में हम मानते हैं कि एक दिन में जितना आप करेंसी एवरेज तौर पे बेच पा रहे हैं उतनी ही करेंसी आप रखिए। बहुत ज़्यादा अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं तो आप 2 दिन की करेंसी रख लीजिए, ठीक है। तो पर आज का अब हमारा थर्ड पॉइंट जो इसका मेन पॉइंट है, ये वाला जो स्टॉक की बात थी ये पहले भी पैरा 12 में लिखी हुई थी, अभी भी सेम बात है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। पैरा नंबर इसका पार्ट 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर अमेंडमेंट है। देखिए, बल्क सेल के ऊपर रिजर्व बैंक की तरफ से काफ़ी सख्ती हमेशा से ही बनी रही थी। रिसेंट टाइम में जब भी कोई नया लाइसेंस अप्लाई होता था तो डीलर को बल्क ना करने के लिए ही रिजर्व बैंक सजेस्ट करा करते थे। तो बल्क तो रिजर्व बैंक हमेशा से ही नहीं चाहता था कि एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर बल्क में करेंसी सेल करे। और वैसे भी आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस के पैरा 26 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर पब्लिक से खरीदे, पब्लिक को बेचे। ज़रूरत पड़ती है तो पब्लिक बल्क में परचेज कर ले, पर बल्क में सेल ना करे, उतना ही खरीदे जितनी उसकी ज़रूरतें हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली इस क्लॉज की वजह से, इस क्लॉज के आने के बाद बल्क सेल पूरी तरह से रेगुलेट हो जाएगा। 1 जुलाई 2024 से ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा। एक बार इस क्लॉज को हम पढ़ लेते हैं। In this regard, it has been decided that from 1st July 2024, 1 जुलाई 2024 अभी आने वाली है, value of foreign currency notes sold by FFMC या ED2 to the public for permitted purposes should not be less than the 75% of value of foreign currency notes purchased from another FFMC। इसका मतलब अगर एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर ने किसी अन्य फॉरेन एक्सचेंज डीलर से 1 लाख US डॉलर्स खरीदे हैं बल्क परचेज के माध्यम से, तो उसको 75,000 US डॉलर्स पब्लिक सेल करने ही पड़ेंगे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये कानून है, ठीक है। अब बची हुई बाकी 25,000 US डॉलर्स का वो क्या करे? स्टॉक में तो रख नहीं सकता। अगर वो स्टॉक में रखेगा तो पैरा 12 का नियम लग जाएगा। पैरा 12 कहता है कि आप अपने पास इररिलेवेंट स्टॉक एक्यूमुलेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब उसके पास बचता है ऑप्शन कि उस 25,000 डॉलर को वो बल्क सेल कर दे किसी को। अब बल्क सेल वो किसको करे? बल्क सेल भी वो उसी को करेगा जो व्यक्ति 75% पब्लिक सेल करने के योग्य हो। अब इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक आपको सलाह देता है कि आप एक डेटा मेंटेन कीजिए। डेटा कैसे मेंटेन कीजिए कि जब भी आप एक क्वार्टरली डेटा आप मेंटेन करेंगे, जिसको हम अपने समझने के लिए करेंसी कंजम्पशन एनालिसिस या करेंसी कंजम्पशन शीट बोल सकते हैं। लेट्स एग्जांपल 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 के इस 3 महीने विच इज़ द सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, इस सेकेंड क्वार्टर में आपने 4 व्यक्तियों से बल्क में माल पर करेंसी खरीदी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख US डॉलर्स, ठीक है। वो 5 लाख US डॉलर्स में आपने किस किस व्यक्ति को बेची, मतलब रिटेल सेल, वो 5 लाख US डॉलर्स कहाँ कहाँ गए, उसका हमें पूरा ट्रैक अगर आप एक पेपर पे बना लें तो इसको बोला जाएगा करेंसी कंजम्पशन शीट। तो रिजर्व बैंक इस पॉइंट नंबर 3 के सेकेंड भाग में बोलता है, द डेटा फॉर सच सेल एंड परचेज शुड बी मेंटेन एंड मेड अवेलेबल फॉर ऑडिट एंड इंस्पेक्शन।
ये जो करेंसी कंजम्पशन शीट आप बनाएंगे, बल्क परचेज और पब्लिक सेल की एक कंपैरिजन रिपोर्ट, जिसको हम बल्क परचेज एंड पब्लिक सेल कंपैरिजन शीट भी बोल सकते हैं, करेंसी कंजम्पशन शीट भी बोल सकते हैं। ये डेटा आप मेंटेन करेंगे और ये अपने ऑडिटर्स को और आरबीआई के इंस्पेक्टर्स को आप अवेलेबल रखेंगे, उनको देखने के लिए उस वक्त उपस्थित होनी चाहिए अगर उन्हें चाहिए तो। अब अगर आपको अपनी करेंसी एफएफएमसी सेलिंग फॉरेन करेंसीज, उसका थर्ड भाग, एफएफएमसीज एडेड सेलिंग फॉरेन करेंसी मे ऑल्सो एसर्टेन द सेल टू पब्लिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बाइंग एफएफएमसीज बाय सीकिंग रेलेवेंट डेटा फ्रॉम सच एंटिटी। अगर जब आप बल्क सेल कर रहे हैं तब आप उन व्यक्तियों से भी यही डेटा मांगेंगे कि आप हमें अपना करेंसी कंजम्पशन एनालिसिस दिखाइए या फिर बल्क परचेज रिटेल सेल एनालिसिस दिखाइए जो पिछले समय का बना हुआ होगा, ताकि और उसी बेसिस पे आप डिसाइड करें कि हम इस व्यक्ति को करेंसी बेचें या नहीं बेचें। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट बड़ा सिंपल है, जिसमें रिजर्व बैंक ने बोला कि सभी फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स अपनी बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट और अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर साहब से एक नेट ओन फंड सर्टिफिकेट बनवा के 31 अक्टूबर तक आप रिजर्व बैंक को जमा करा दें। और ये जो डायरेक्शन दी गई है, ये जो सर्कुलर है, ये फेमा के अंतर्गत सेक्शन 10(4) के अंदर और सेक्शन 11(1) के अंदर दिया गया निर्देश है, जो आपके ऊपर पूरी तरह से बाध्य है। और आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस इस पर्टिकुलर सर्कुलर से संबंधित तौर पे अपडेट कर दी जाएगी। इस पूरे सर्कुलर में इतना ही लिखा था। तो अब एक बार थोड़ा सा इसका दोबारा रिकैप कर लेते हैं, सर्कुलर में जो बातें लिखी थी। सबसे पहले पार्ट पे रिजर्व बैंक ने बोला कि आप बल्क परचेज कर सकते हैं अपने जीवन ज़रूरतों के लिए, जो कि पहले भी लिखा हुआ था। दूसरा, आप अपना स्टॉक उतना ही रखेंगे जितनी ज़रूरतें हैं आपकी, जो कि पहले भी लिखा हुआ था, अभी भी इसमें लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट, रिजर्व बैंक ने बोला कि आप जब भी बल्क परचेज कर रहे हैं तो आपको 75% पब्लिक सेल करनी पड़ेगी और इन सब चीज़ों को लिख के आपको डेटा बनाना पड़ेगा अपने ऑफिस में कि करेंसी कहाँ से आई और करेंसी कहाँ से गई। उस डेटा को आप करेंसी कंजम्पशन शीट भी बोल सकते हैं या बल्क परचेज पब्लिक सेल कंपैरिजन शीट। आप शीट बनाएंगे, वो डेटा आपके ऑडिटर्स और आप रिजर्व बैंक के ऑफिशियल्स के लिए आप अवेलेबल रखेंगे कि वो उसको देख सके जब भी उनको लगता है। तो कनेक्टेड तौर पे जब आपके यहाँ ऐसा डेटा बनाने की प्रथा बनेगी तो जो आपके कॉन्करेंट ऑडिटर साहब होंगे उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का ओपिनियन दे कि ये करेंसी कंपैरिजन शीट या करेंसी कंजम्पशन शीट सही तरीके से बनाई जा रही है या नहीं बनाई जा रही, और वो सही है कि नहीं है। तो ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट्स में एक पर्टिकुलर रिमार्क आएगा कि करेंसी कंजम्पशन एनालिसिस इज बीइंग मेड प्रॉपरली ऑन टाइम टू टाइम एंड ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, ऑडिटर इस बात को चेक ज़रूर करेंगे। उसके बाद आप अगर कोई भी बल्क सेल कर रहे हैं तो आपको अपनी वो बल्क सेल भी कंडीशंस हैं उसमें कि आप उसी व्यक्ति को करेंसी बेचेंगे जो व्यक्ति पब्लिक सेल बेचने के योग्य हो और उससे ज़रूरी दस्तावेज ऑन रिकॉर्ड करने के बाद ही बेचेंगे। करंटली आप उसके केवाईसी लेते हैं, उसका कोड खोलते हैं, उसे करेंसी बेच देते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। आप कोड खोल रहे हैं तो आप उससे पहले प्रूफ लेंगे कि आप अपने दिखाइए कि आपने पिछले टाइम में कितनी आप अपनी बल्क परचेज करके आपने क्या करा है अब तक, और उसको ध्यान रखने के बाद ही आप उसे करेंसी बेचेंगे। ऐसे किसी व्यक्ति को करेंसी नहीं बेचेंगे जो सारी करेंसी कैश में बेच रहा है, सारी करेंसीज वीज़ा ऑन अराइवल वाली कंट्रीज़ को बेच रहा है। वो जाहिर सी बात है गलत भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। तो आप इन सब का संज्ञान लेते हुए सही योग्य व्यक्ति को ही बल्क सेल करने के लिए अपने सिस्टम में अलाउ करेंगे और उसी को ही अपना कस्टमर बनाएंगे विद रिगार्ड टू द बल्क सेल। करेंसी कंजम्पशन शीट के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा फॉर्मेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा कि आप उस तरीके से अपना करेंसी कंजम्पशन शीट बना सकते हैं। करेंसी कंजम्पशन शीट जब अब एक छोटा सा कंसर्न, अब इससे ये बात तो समझ आ जाती है कि अब बल्क सेल करना उतना आसान तो नहीं है। जब भी आप बल्क सेल करेंगे तो आपको सामने वाले व्यक्ति की योग्यता को जांचना पड़ेगा। योग्यता जांचने के लिए आप उसको बोलेंगे कि अपनी करेंसी कंजम्पशन शीट दे दो। करेंसी कंजम्पशन शीट में ये बात लिखी होगी कि आपने किस किस से करेंसी खरीदी और किस किस को करेंसी बेची। अब यहाँ पे एक
कॉन्फिडेंशियलिटी का नियम आएगा कि हो सकता है जिस व्यक्ति को आप करेंसी बेचना चाह रहे हो वो आपको शीट देने के लिए मना कर दे, क्योंकि उसको ये लगे कि आप मेरे कस्टमर्स को शायद सॉलिसिट कर सकते हो। तो आपको इस करेंसी कंजर्वेशन शीट को कस्टमर के नाम की जगह पे कस्टमर के कोड लिखने में ज़्यादा सही रहेगा। सिर्फ हमको ये सुनिश्चित करना है कि वो व्यक्ति बल्क परचेज करके पब्लिक सेल करेगा, और उसके लिए कुछ नेसेसरी करेंसी कंजम्पशन शीट को इस तरीके से बनाया जाएगा कि आपके कस्टमर्स के नेम आपके वेंडर को रिवील ना हो। तो आशा करता हूँ कि ये सर्कुलर आप तक मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने कुछ दिन पहले ही पिछले हफ्ते एक कॉन्करेंट ऑडिट के ऊपर 71 मिनट्स का लेक्चर डाला है, आप उसे अटेंड कर सकते हैं, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। और एज़ फार एज स्टाफ ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस है हर एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर के लिए, और उसके लिए आप हमारी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं lucenindia.in। वहाँ पे आपको ज़रूरी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपनी स्टाफ ट्रेनिंग से संबंधित। हमारे एवरी मंथ उस पर कोर्सेज आते हैं, आप अटेंड कीजिए और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपका दोस्त राजीव अग्रवाल।